हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आपके आदर सर आपके लिए आज लेके आए हैं यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के लिए केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की पहली क्लास, वो भी कहाँ पे? हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे प्लस। टॉपर्स वे प्लस आप सभी बच्चों का एक बार हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपको बताने वाले हैं रासायनिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस आप लोगों को ध्यान देना है, चीजों को समझना है और रिवाइज करना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ चैप्टर में दिया गया है क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखो, चीजें जब होती हैं तो कोई ना कोई उनका लाभ होता है, कोई ना कोई उनका प्रभाव होता है, कोई ना कोई उससे हानि भी होती है, सारी चीजें होती है ना। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। बस क्या करना है, आपको देखते जाना है और समझते जाना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं, तो जैसे तुम लोग तो जानते होगे कि रसायन क्या होता है, इतना तो जानते होगे ना कि रसायन क्या है। बट ये जो लिखा हुआ है हमारा कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करें एक बार। तो अगर हम कोशिश करें कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कह देते हैं। कह देते हैं, एक बार फिर से बोले, क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं? रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक या एक से अधिक, मतलब एक भी हो सकता है और एक से एक अधिक भी हो सकता है, उससे हमारा क्या हो, नया पदार्थ बन जाए, तो उसे क्या कह देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं? अगर उसका एग्जाम्पल हमें देखना हो, समझना हो, तो क्या बात करेंगे? जैसे कि हमने क्या ले लिया, यहाँ पे Mg ले लिया। Mg क्या है? एक तरह का तत्व है, एलिमेंट है कि नहीं है? ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है ना? तो इससे हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, 2MgO बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अगर थोड़ा और एग्जाम्पल लेने, जैसे वाटर सुना है सब लोगों ने, वाटर तो पता है ना क्या होता है हमारा? पानी। पानी पता है कि नहीं? इसका अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो क्या होता है? H2O होता है, लिखा जाता है। लेकिन क्या कोई बता पाएगा ये H2O कहां से आया है, कैसे बना है? ये तो यहां पे देख के समझ में आ रहा होगा कि जो ये है इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन गैस है हमारी, उसमें ऑक्सीजन गैस मिला दी जाए तो क्या बन जाएगा? वो H2O बन जाएगा। अब देखो, बात की जाती थी कि समीकरण, तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो रूप है, वो क्या लिखा हुआ है? समीकरण का रूप लिखा हुआ है। इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई? आ गए अच्छे से? अगर फिर से हम लोग कहें कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, तत्व, गैसें, ठोस, द्रव जो भी है, उनको मिला करके एक नया पदार्थ बनाया जाए, तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहला देती हैं। कहला देती हैं। एक और एग्जांपल देखना चाहोगे? दिखाते हैं। नमक सुना है सब लोगों ने, नमक, साल्ट, क्या होता है? NaCl होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम क्या करें, सोडियम ले ले, सोडियम में क्या मिला दें? क्लोरीन मिला दें, और मिला दिया हमने जब क्लोरीन, तो क्या हमारा बन गया? NaCl बन गया। बन गया। अब आप लोग सिर्फ इतना जानिएगा कि ये बन गया है, और ये कैसे बना है, कैसे नहीं बना है, और क्या हुआ है, ये बस अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पूरी क्लास को देखना है। अब देखना, जैसे यहां पे क्या लिखा मैंने? रासायनिक समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन। अब अगर बात कर ले कि हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कक्षा 8 पढ़ के आए हो, 7 पढ़ के आए हो ना? तो वहां पे मैथ में, अगर मैथ की बात करें, क्योंकि तुम लोग तो साइंस लिए हो ना, तो मैथ के बारे में अच्छे से जानते होगे मैथ क्या होती है। उसमें देखा होगा एक हमारा अलजेब्रा का चैप्टर आया था, क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर था। उसमें देखे होगे कि जैसे हमारी इक्वेशन लिखी रहती थी, क्या लिख दिया?
एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस 2x लिख दिया और प्लस का 6 लिख दिया बराबर 0 बना दिया। कहते थे नहीं कि ये एक हमारा समीकरण है, इसके फैक्टर निकालो। क्या निकालो? इसके गुणनखंड निकालो, कहते थे। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक समीकरण बोले ना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये मत बोल देना केमिस्ट्री में ये कौन सा एलिमेंट होता है, गिरा के मारूंगा। ठीक, तो ये देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 लिखा हुआ है। मैथ में बोला जाता था ये समीकरण है, इसके गुणनखंड निकालो। तुम लोग क्या करते, निकालना शुरू कर दे। लेकिन देख रहे हो कि इसमें x भी आ गया, इसमें 2 भी आ गया, मतलब इसमें जो है हमारा अलजेब्रिक वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे हमारी न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई कि नहीं आ गई? तो इन सबको क्या दिया गया? एक नाम दिया गया ना। x यहाँ पे क्या है? एक नाम डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वही अगर बोला जाए, जब हम लोग क्या करें, रासायनिक अभिक्रियाओं को बनाने के लिए उनके प्रतीकों का यूज करें, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है, जैसे तुम हो, हम हैं, सबका एक नाम है कि नहीं है? हर एक वस्तु का नाम है कि नहीं है? हर एक चीज का नाम है कि नहीं है? क्या कोई चीज बिना नाम के है यहाँ पे? किसी को कहते हो ए ये कर लो, ओ ये कर लो, ऐसा कुछ बोलते हो? नहीं, नाम लेके बोलते हो ना कि भाई नितिन ये कर लो, देवेश ये कर लो, आदर्श ये कर लो, अमन ये कर लो। कुछ भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसा बोला जाता है ना, बोला जाता है। ये सबके नाम होते हैं ना। तो अभी क्या करना, आप लोग कमेंट में अपने अपने नाम बताना मुझे, ठीक? फिर से जानने की कोशिश करते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाए, प्रतीक जैसे अगर बात करें तो क्या होता है? हाइड्रोजन अगर हमने लिखा, हाइड्रोजन लिखा, इसका क्या प्रतीक होता है? H होता है। इसी तरीके से बात करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे हमारे तत्व हैं। अगर हम बात करने लगे तो पूरा दिन कहो बीत जाए इनके ऊपर, हो सकता है। ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये जो है इनके क्या है? ये प्रतीक है कि नहीं है ना? यही तो प्रतीक होते हैं। तो इन प्रतीकों के माध्यम से हमारी जो इक्वेशन दिखाई जाए, जो समीकरण बनाया जाए, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। ठीक, अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया तो हमें समझ में आ गई। मैंने क्या कहा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ तत्व होते हैं, तत्वों में कुछ ना कुछ क्या होता है? हमारा प्रभाव होता है कि नहीं होता है? तो वही बताया गया। क्या बताया गया यहाँ पे? रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब कैसे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है या फिजिकल रिएक्शन हुई है? हमारी रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक भौतिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम लोग रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो किसकी बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। अब ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है वो मैंने आपको बता रखा है कि नहीं बता रखा है? बट अगर जानने की कोशिश करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहला दिया गया है गैस का निकलना। ये गैस क्या होती है? इसकी अगर बात करें, गैस क्या होती है? हमारे पास जो द्रव्य होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो कितने होते हैं? ये देख लेना, ठीक है? कितने? 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग जानने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास देखो, अच्छा है तुम लोगों ने देखा होगा, एक द्रव्य होता है, एक द्रव होता है। इसमें तुम लोग डिफरेंस जानते हो क्या होता है? जानते हो? ये जो द्रव्य होता है इसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और ये जो द्रव होता है ये एक अवस्था होती है। अगर बात करें हम लोग पदार्थ की बात करें यहाँ पे, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं? अगर बात करें, जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 होती हैं? एक हमारी होती है ठोस, एक द्रव, एक गैस। 3 अवस्थाएं होती हैं। अब थोड़ा सा इनके, तुम लोगों ने 9th क्लास में ठोस द्रव गैस चैप्टर भी आया होगा, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस ये यहाँ 1 मिनट देखना है। मैं इनके बारे में छोटी सी डिटेल तुमको समझाऊंगा, समझ में आ जाए। गर्मी का मौसम चल रहा है, फ्रिज में बर्फ जमाते हो, उसको निकाल के लाते हो, पानी डाल के पी लेते हो। कभी जाना हो क्या है? वो ठोस है। बर्फ जो रूप है वो क्या है? ठोस है। बॉटल में तुम लोगों ने क्या किया? बर्फ को जमा दिया। तो जब वो बर्फ बाहर निकाले फ्रिज से, तो उसने किसका रूप ले लिया? बॉटल का रूप ले लिया कि नहीं ले लिया? और जब उसको यहाँ पे रख दोगे तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा पिघलने में?
और जब वो पिघल जाएगी तो क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, पानी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो वो पानी कौन सा होगा, द्रव रूप होगा उसका। कौन सा रूप होगा, द्रव रूप होगा। अब बात कर लेते हैं गैस। गैस क्या है, एटमॉस्फेयर में गैसें हैं कि नहीं है। तो जो हमारे ठोस होते हैं, अगर बात करें कि जैसे हमारे पास ये बर्फ का एक गोला है, तो इसके जो हमारे अणु होते हैं, इनके बीच में अणु होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब तुम लोग जानना चाहोगे कि आकर्षण बल क्या होता है। मान लो मैंने एक पूरा ये लिया, इतना बड़ा ठोस, मान लो ये पैनल है हमारा, ये भी तो एक ठोस है ना। ये इसके छोटे छोटे अणु है, दिखा दिया मैंने, जैसे ऐसे दिखा दिया, ये हमारी ठोस की संरचना हो गई। ठीक, ये दिखा दिया, ठीक, ये दिखा दिया। तो इसमें देख रहे हो ना कि ये जब क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मतलब चिपके हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो इसमें जो आकर्षण फोर्स हमारा लग रहा है वो सबसे ज्यादा लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है। अभी अगर बात करते, जैसे बोतल हमारे पास रखी है, ठीक, ये क्या है, इसमें पानी है कि नहीं है। अगर पानी को खोले और यहां पे ऐसे गिराना शुरू करें, यहां गिरा नहीं सकता, तुम लोग समझ जाओ कि यहां पे अभी गिराना शुरू करे, तो ये क्या होगा, जल्दी से नीचे जाएगा और नीचे फैलना शुरू कर देगा। जिस तरफ इसको स्लोप मिलेगी, ढाल मिलेगी, उस तरफ बहना शुरू कर देगा। रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा ना। तो अगर बात करें जो हमारा द्रव होता है तो उसके जो हमारे आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। मतलब उसके जो अणु होते हैं थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, और जो हमारी गैस होती है उसके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। इसीलिए तो देखते हो जहां पाती वहां हवा उड़ती फिरती है, फिरती कि नहीं फिरती है, जिधर देखो उधर रहती है कि नहीं रहती है। और एक बात करें अगर इनके बीच में, इनके चीजों के बीच में अगर एक और बात करने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ठोस होता है हमारा, ठोस का जो हमारा आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है, मतलब कि निश्चित रहता है। ये कैसे हो गया, अब ये आयतन क्या होता है, समस्या आ गई, समझ नहीं पा रहे हो। आयतन वो होता है कि जैसे मान लो अभी किसी ने कटोरे में बर्फ जमाया, तो जो ठोस बर्फ जमी तो उसने कटोरे का रूप ले लिया। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो कटोरे का रूप लिया, तो कटोरे के अंदर अगर हमारा कटोरा था, ये था कटोरा, तो इसका तो यही शेप था ना, तो इसके अंदर जितना वाटर आ सकता था उतना मैंने भर दिया, और भरने के बाद जब बर्फ जमी तो इतना ही बड़ा तो शेप बाहर आएगा। दूसरा जब बर्फ का बन के आएगा तो यही शेप तुम्हारा बाहर आएगा। तो यही तो, इतना ही तो आयतन रहा होगा इसका। मतलब कि क्या होता है, ठोस का आयतन हमारा फिक्स होता है, वो निश्चित रहता है, वो अनिश्चित नहीं होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है, द्रव में होता है, द्रव जो होता है उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी हमारे पास एक बाल्टी पानी है लिए हुए हैं, उसको अगर 10 बोतलों में भरने की कोशिश करें आराम से भर सकते हैं। तो अभी क्या था, वो बाल्टी का रूप लिए हुआ था, उसका आयतन बाल्टी के रूप में था। बोतल में भर दिए, उसने आकार बोतल का ले लिया। ग्लास में ले लिया, उसने ग्लास का आयतन ले लिया। कटोरी में ले लिया, उसका कटोरी का आयतन ले लिया। क्या फिक्स है उसका आयतन, नहीं है। तो इसी तरह जो गैस होती है, गैस का भी हमारा आयतन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। अब समझ में आया ये ठोस द्रव गैस क्या होती है, आ गया कि नहीं आ गया। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। हाँ, जैसे पहला बोला गया था, क्या होता है, गैसों का निकलना। अब गैसों का निकलना समझ में आया क्या होता है, ठीक है। दूसरा बताया गया रंग में परिवर्तन। अब ये रंग में परिवर्तन कैसे हो गया भाई, रंग में परिवर्तन ऐसे होता है कि अगर हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, वो दोनों एलिमेंट हमारे किसी कलर के हैं, सपोज दैट मान लो रेड कलर के हैं। इसका एग्जांपल लेके अभी मैं समझाऊंगा, ठीक। उन दोनों में क्या हुई, अभिक्रिया हुई आपस में, और जब हमारा कंपाउंड बना, नया पदार्थ बना, तो वहां पे मान लो जाके हमें व्हाइट प्राप्त हुआ, मतलब कि सफेद रंग मिल गया। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए अगर समझने की बात करें, एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आयरन की मैंने लोहे की एक रॉड ले ली। जब लोहे की एक रॉड ले ली, इस टाइम क्या चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। तो बारिश के मौसम में क्या होगा, हमें क्या होगा, आयरन की जो हमारी लोहे की रॉड होगी उसमें थोड़ी अगर नमी मिल जाए, उसको नमी मतलब अगर उसको H2O मिल जाए, वो भी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब वो क्या होगा, आयरन की जो रॉड होती है वो हमारे किस कलर की होती है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और जब उसमें रस्टिंग हो जाती है, जब उसमें जंग लग जाती है,
तो वो भूरे रंग की हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हल्का लाल वाला अगर ले लेती है ना, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? रंग में परिवर्तन। अब ये भाई ताप में परिवर्तन क्या होता है? अच्छा देखा होगा केमिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें क्या होता है? हीट की जरूरत होती है हीट की जरूरत होती है, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें हीट ऑटोमेटिक निकलती है। जब उन दोनों पदार्थों को आपस में कंपाउंड कराओगे, आपस में जुड़ाओगे या आपस में अभिक्रिया कराओगे, तो वो क्या बना लेंगे? वहां पे एक नया कंपाउंड बना लेंगे, और उस कंपाउंड के साथ क्या होगा? हीट निकलेगी। वहीं पे क्या होगा? ताप में परिवर्तन हो गया। अब ताप में परिवर्तन दो तरीके से, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा बात की गई अवक्षेप बनना। अब ये अवक्षेप हमारा क्या होता है? अवक्षेप पता है क्या होता है? जैसे अगर बात करें, अभी मैंने क्या किया, एक ग्लास में पानी ले लिया, पानी में अगर मैं चीनी मिलाना चाहूं तो आराम से मिल सकती है। अगर 9th क्लास की फिर बात करें तो उसमें तुम लोगों को बताया गया होगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, बताया गया होगा कि नहीं बताया गया होगा? ठीक है, अब देखो समांगी क्या होता था? जब अगर पानी में नमक को मिला दिया जाएगा तो वो पूरा घुल जाएगा, क्या दिखाई देगा हमें? नहीं दिखाई देगा। और विषमांगी क्या हो गया? अगर हम लोग पानी लें, पानी में बालू लाके मिला दे, सिलिका लाके मिला दे, तो दूर से देख के पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे? तो वो क्या हो गया? हमारा विषमांगी हो गया। तो जो बालू रहेगी वो पानी में, ग्लास में नीचे यहां बैठ जाएगी कि नहीं बैठ जाएगी? तो वो क्या होगा? हमारा प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। वही तो हमारा अवक्षेप कहलाएगा। नीचे जम जाएगा तो वही तो अवक्षेप होगा, और क्या होगा? देखो आगे। अब बात करते हैं प्रकाश उत्पन्न होना। सब लोग भाई साहब दिवाली तो मनाए होंगे ना? मनाए होंगे कि नहीं मनाए होंगे? अब दिवाली में पटाखे ने फोड़े, ऐसा हो नहीं सकता, फोड़े भी होंगे। तो जो पटाखे होते हैं उसमें मैग्नीशियम रहता है, और मैग्नीशियम जब जलता है तो विभिन्न प्रकार के रंग छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? तो वही बोला गया, पटाखा एक छोटा सा होता है, इतना बड़ा रहता है, छोटा सा, उसमें आग लगा देते हैं, देखते उजेला बहुत सारा हो जाता है। तो प्रकाश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? और उसमें विभिन्न कलर भी उत्पन्न हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें भी निकलती है नहीं निकलती है? बट तुम लोग ना जाया करो, क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में नुकसान होता है, समझ गए? उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। अब देखो तुम लोगों को लेके आया हूं मैं प्रॉपर चीजें। अभी तक जो मैं मुंह से समझा रहा था, अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला भी हूं, बस अच्छे से समझना है। ये जो मैंने बात की थी अभी, देखो क्या बात की थी? गैस का निकलना। ठीक है, क्या बात की थी हमने? गैस का निकलने की बात की थी कि नहीं की थी? अब बोला गया जब कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? गैस निकलती है। गैस कैसे निकलती है? मैंने क्या लिया? जिंक ले लिया यहाँ पे, और क्या ले लिया? ये हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, HCl ले लिया। HCl क्या है? एक तरह का एसिड है। तो अब जो Zn है हमारा, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तुम लोगों को यह नहीं सोचना है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। 5 मिनट रुक जाओ, पूरा डाउट खत्म कर दूंगा मैं। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब मैं खत्म कर दूंगा। पहले सिर्फ इसको देखो इतना, ठीक? इससे रिएक्ट कराया तो Zn प्लस चार्ज होता है, Cl हमारा माइनस होता है, H प्लस होता है। Zn भाई साहब किसको लेके भाग गए? Cl को लेके निकल गए, चुपचाप किनारे हो गए। क्या बना लिए? ZnCl2, मतलब जिंक क्लोराइड बना लिए। और जो हमारा H बना, उसके 2 कंपाउंड मिलके H2 गैस बना लिए। और ये जो सैंबल होता है, ये गैस का सैंबल होता है, ऐसे दिखाया जाता है, क्योंकि गैस जो होती है हमारे यहाँ नीचे से ऊपर ही फ्लो होती है कि नहीं होती? होती है ना? आप समझ आए? और दूसरे की अगर बात करें, जैसे मैंने बोला था रंग में परिवर्तन, बोला था कि नहीं बोला था? ये देखो हमने क्या किया, एक बढ़िया नई क्या लेके आए? एक कील लेके आए। अब भाई बारिश का सीजन चल रहा था, कील हमसे बाहर छूट गई। घर में दरवाजे लग रहे, काम चल रहा था, कील हमसे बाहर छूट गई। वहां पे क्या हुआ? हल्की सी बारिश हो गई। जब बारिश होगी तो उसे क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, पानी मिलेगा। और पानी तो मिल ही जाएगा, और साथ में एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारे ऑक्सीजन भरी पड़ी है। ऑक्सीजन उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है? तो हमने क्या किया? आयरन क्या हमारा H2O के साथ रिएक्ट किया, और किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन भी उसमें सहयोग प्रदान करेगी। तो क्या बना लिया हमारा? क्या बना लिया? फेरस ऑक्साइड बना लिया। उसके बाद जो बनाया वो थोड़ा H2O हमारा इधर उधर गया, उससे कोई मतलब हमारा है नहीं। बट ये क्या हुआ? हमारी जो कील थी उसका कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पहले हमारी ये क्या थी? स्लेटी कलर में थी, अब किस में हो गई? लाल हो गई, ब्राउन हो गई, भूरी हो गई। कलर बदला, दिखा दिया ना? असंतुष्ट? आगे देखो, मैंने क्या बताया था? अवक्षेप का बनना।
अब यहां पे क्या है हमारा, सिल्वर नाइट्रेट है कि नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट है ना। ये हमारा Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, NO3 नाइट्रेट बना दिया, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट होता है। और ये किसके साथ रिएक्ट कर गया, NaCl। NaCl एक तरह का क्या है, नमक है, साल्ट है, लवण है। एसिड और बेस चैप्टर पढ़े होगे तुम लोग, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बता दूंगा उसके बारे में। तो ये जब इससे रिएक्ट कराया तो क्या बना लिया, AgCl बना लिया, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड बना लिया। और क्या बना लिया, सोडियम नाइट्रेट बना लिया। तो ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होगा वो एक तरह का क्या होगा, अवक्षेप होगा, प्रेसिपिटेट होगा। क्यों, क्योंकि इसके तल में क्या होगा, छोटे छोटे अणु विद्यमान होंगे, वो उसमें घुल नहीं पाए होंगे, वो तुम दूर से देख के पहचान जाओगे। अब जैसे मैं बता रहा था कि तापमान में परिवर्तन, हीट का बढ़ना, मतलब ताप का बढ़ना या घटना, परिवर्तन ही तो कहलाता है कि नहीं कहलाता है। बोला गया जब किसी अभिक्रिया में ताप बढ़ जाए या घट जाए तो उसे क्या कह देते हैं, ताप में परिवर्तन। अगर मैंने CaO लिया, उसको किससे रिएक्ट कराया, H2O से, मतलब पानी में उसको रिएक्ट करा दिया, पानी के साथ रिएक्ट करा दिया, मिलवा दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CaOH का होल ट्वाइस। और क्या निकली उससे, हीट। मेरा प्रॉपर उद्देश्य हीट था कि नहीं था, तो यहाँ पे क्या निकल आई, हमारी हीट निकल आई। कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे पांचवा बोलते हैं कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होगा, मान लो ठोस है तो द्रव हो जाएगा, द्रव है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो ये हो जाएगा, मतलब कि रूप का बदलना, यही तो कहला देता है अवस्था में परिवर्तन। मान लो हमारे पास ये H2 थी, गैस थी, तो H2 तो गैस होती ही है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन गैस है, और ये जो है क्या बना लिया उसने, H2O बना लिया। ये गैस थे और दोनों मिलकर क्या बना लिया, हमारा लिक्विड बना लिए कि नहीं बना लिए, तो क्या हो गया, वो वाटर हो गया। अवस्था बदल गई कि नहीं बदल गई, गैस मिलके क्या बना लिए, द्रव बना लिए। दिक्कत कोई, समझ में आया। अब ये देखो यहाँ पे बताया गया प्रकाश का निकलना। जब क्या होता है, मैग्नीशियम जलता है तो प्रकाश निकलता है कि निकलता है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे बने हुए हैं, आराम से तुम लोग देख सकते हो। कोई दिक्कत कि जला के दिखाऊं, यहाँ जला नहीं सकता ना, ऐसे समझ जाओ। अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा कि मैंने क्या किया, प्रॉपर एक एग्जाम्पल भी तुम लोगों को लेके समझा दिया है। तो ये सिर्फ देखते जाना है, समझते जाना है। गैस का निकलना, मैंने क्या बोला, Zn लिया, ठीक है। यहाँ पे Zn को किससे रिएक्ट कराया, HCl से, हाइड्रोजन क्लोराइड से। क्या बना लिया, ZnCl2 बना लिया और H2 बना लिया। H2 गैस हमारी क्या हो गई, चुपचाप बाहर निकल गई, कोई दिक्कत। रंग में परिवर्तन के लिए क्या, Fe लिया, आयरन लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ये क्या बना लिया, हमारा फेरस सल्फेट बना लिया, और जो कॉपर हुआ वो चुपचाप अलग हो गया, कोई दिक्कत। और यहाँ पे बताया भी गया कि नीले रंग में होता है, ठीक। ये डिनोट करने के लिए कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस याद ऐसे नॉर्मली रखो। आज जब ऊष्मा का परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ, इसके लिए भी मैंने बता दिया है तुम लोगों को, पीछे समझ चुके हो सारी चीजें, बस एक बार नोट करना चाहो अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा था रिएक्शन का सिलसिला, ये रिएक्शन क्या चीज थी, कैसे होती थी, इसके बारे में मैं थोड़ा बैक में जाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे नाभिक का नाम सुना है, नाभिक क्या होता है, नहीं पता, मैं बता रहा हूं। नाभिक वो होता है परमाणु में स्थित छोटे सघन होगा ये, ठीक है, इसको देख लेना जरा। सघन तथा धन आवेशित भाग को क्या कह देते हैं, धन आवेश कह देते हैं। धन आवेश होता है, और धन आवेश सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा नाभिक के बीच में ही तो रहता है यहाँ पे, और यहीं पे क्या रहता है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसी के चारों तरफ क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव किया करते हैं कि नहीं किया करते हैं। तो जो हमारा धन आवेश होगा वो कहाँ पे रहेगा, यही सेंटर पे रहेगा कि नहीं रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चारों तरफ मूव कराया करेंगे कि नहीं कराया करेंगे ना। अब बात करते हैं कि ये नाभिक जो है ना, तो नाभिक क्या चीज है, नाभिक एक तरह का क्या बोला जाता है कि जैसे कोई मैंने तत्व लिया, कोई एटम लिया, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। जो एटम होता है वो अपने तीन चीजों में विभाजित होता है, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है वो बीच में रहता है, सेंटर पे रहता है, तो वहीं पे हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा धन आवेश रहता है कि नहीं रहता है। जो अच्छा, ये लोग हम लोग जानने की कोशिश करें कि नाभिक की खोज किसने की थी।
तो नाभिक की खोज हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी कि नहीं की थी? की थी ना, उसको लिख लेना एक बार। एक मिनट, किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अच्छा अच्छा, तुम लोग एक एग्जांपल और बताना कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में से किसी एक चीज की खोज की है। सब लोग कमेंट में आंसर देना, अभी मैं बोल नहीं रहा हूं। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इन तीनों में से किसी एक चीज की खोज हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने ही की है। ठीक है, कमेंट में आंसर आना चाहिए। अब ये समझ में आया कि हमारा नाभिक क्या होता है, नाभिक में क्या चीजें होती है। थोड़ा जान लेते हैं नाभिक के बारे में। कुछ चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है। क्या होता है? परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, मैंने बताया यहाँ पे जस्ट होता है केंद्र में। और बोला गया परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक पे ही होता है। अगर समझने के लिए कोशिश करें तो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। ये क्या कहला? सेंटर ऑफ। जैसे हमारे पास कोई चीज है तो वो चीज कहां पे स्टेबल ज्यादा होगी, कहां पे ज्यादा स्टेबल होगी, वो क्या कहलाएगा? हमारा जो पॉइंट होगा वही तो हमारा नाभिक कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आगे बोला गया इसका आकार बहुत छोटा होता है। मतलब अगर बात करें तो ये जो होता है, ये दिखाया गया है कि इतना लार्ज होता है, बस जो प्रॉपर आकार इसका होता है वो बहुत छोटा होता है। समझ गए? आगे लास्ट में बात की गई, इसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें इसके अंदर जो है क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, जिसपे क्या होता है? धनावेश होता है। और जो साइड में क्या रहता है? हमारे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब तुम लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं। ठीक, अब देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा था ना मैंने यहाँ पे कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ही थे, क्या किए थे? एक चीज की खोज किए थे, तो इन्होंने प्रोटॉन की भी खोज की थी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तुम लोग जानना चाहोगे इलेक्ट्रॉन भी किसने की थी, न्यूट्रॉन की भी किसने की थी। ठीक, अभी मैं लिखे दे रहा हूं, तब तक देखो एक बार फिर से। नाभिक पूरा बना हुआ है हमारे पास। ठीक, अब नाभिक में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब एक बार तुम लोगों को मैं प्रॉपर रिएक्शन याद करना नहीं, रिएक्शन बनाना सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना चीजों को, तुरंत समझ में आएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक नाभिक का मैंने छोटा सा डायग्राम लिया है, इसको भी तुम लोग देख सकते हो। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? न्यूट्रॉन जो होता है वो हमें बताया गया है कि क्या होता है, इस पे न्यूट्रल रहता है, उस पे कोई चार्ज नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसकी बात करें, जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ये मैंने पिछली वाली जो क्लास हुई हमारी इंग्लिश मीडियम, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, और बचे हमारा कौन सा, क्या बचा? जो प्रोटॉन बचा, ओ सॉरी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आ गया समझ में? ये क्या होता है, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में कभी कभी पूछने के लिए आ जाता है। ठीक है, और इन्हें अगर बात करें हम लोग, तो ये जो जेम्स चैडविक हमारे भाई साहब हैं, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। समझ गए? वो भी कब मिला है नोबेल प्राइज, ये भी जानने की कोशिश करोगे, 1935 में। और ये जान लो, शायद मुझे गेस नहीं है कि जब इन्होंने किया था न्यूट्रॉन की खोज, वो शायद 1932 थी। एक बार तुम लोग चेक करके बताना। ठीक, नोबेल प्राइज भी इसी के लिए मिला है इन लोगों को। ठीक है, याद करो, सीवी रमन को 1930 में मिला था। क्या मिला था बताना है। अच्छा छोड़ो, अब ये बात कर लिया हम लोगों ने नाभिक। नाभिक क्या बताया कि ये जो प्रॉपर है, ये अंदर वाला भाग है नाभिक का। ये जो हमारा भाग है यहाँ पे, ये क्या है? हमारा अंदर वाला भाग है, जहां पे क्या रहता है? हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन का कौन सा चार्ज होता है? हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कौन से चार्ज का रहता है? न्यूट्रल रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है।
वही बोला गया नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसपे क्या होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। अब बात आती है, तुम लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं क्या, केमिकल रिएक्शनों को बनाने की क्रिया कैसे बनते हैं। देखो मैंने क्या बात की, चलो अच्छा ऐसे बताते हैं। देखो ठीक, यहां पे क्या हो गया हमारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, ठीक। और चारों तरफ मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, चक्कर लगाया करते हैं। ये चारों तरफ क्या होती है, हमारी कक्षाएं होती हैं। आप देखना इनके बारे में पूरी डिटेल में देने वाला हूं। ये हमारी क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, होती कि नहीं होती हैं। अब देखो ये जो है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट कक्षा होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी। अब इलेक्ट्रॉन तो मैंने बताया होते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे मैंने मान लिए हैं। लेकिन क्या किसी को पता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में हो सकते हैं। अच्छा देखना ध्यान से तुम लोग, मैंने यहां पे लिखा क्या, 2n² लिखा। ये 2n² क्या होता है। अच्छा पहले, इससे पहले एक और बात जानने की कोशिश करो। क्या जानने की कोशिश करो, हर एक चीज का नाम बताया मैंने, होता है ना, तो यहां पे हर एक कक्षा का अलग से नाम होता है। नाम होता है, पहली कक्षा जो होती है, पहली कक्षा का नाम होता है हमारा क्या, के, ठीक है। दूसरी कक्षा का नाम क्या होता है, एल। तीसरी कक्षा का नाम क्या होता है, एम। चौथी कक्षा का नाम क्या होता है, एन। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। ये मैंने क्या लिया, फार्मूला लिया। ये हमारी फर्स्ट कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का क्या है, फार्मूला है, एक सूत्र है। मान लो कैसे इसका यूज करना है, मुझे मान लो पता करना है कि पहली जो हमारी कक्षा है, मतलब ये वाली जो कक्षा है, ये जो हमारी कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो पता करें कैसे, कितने भरे जाएंगे। और जो n होता है, जो ये मैंने n लिखा है यहाँ पे, तो n क्या है, कक्षाओं की संख्या है। क्या है, कक्षाओं की संख्या है। जितनी कक्षाएं होंगी उतनी संख्या यहाँ पे लिख देनी है, हमें पता चल जाएगा। यूज कैसे करना, n बराबर 1 के लिए ले लेते हैं, मतलब कि क्या है, पहली कक्षा के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो क्या मैंने बोला, क्या होता है, 2n² होता है। 2 लिखा इंटू 1 लिखा, 1 का स्क्वायर किया तो 2 लिखा इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मतलब क्या आया, 2। तो हमें क्या पता चल गया, पहली वाली कक्षा में कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, आगे देखो। अब मैंने फिर लिखा 2n² लिखा, मैंने क्या किया, n बराबर 2 के लिए लिया, मतलब कि अब दूसरी कक्षा के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 2 इंटू 4, मतलब हमें पता चल गया दूसरी वाली कक्षा में कितने आएंगे, 8 आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं हम लोग, देखो यहां पे बात करते हैं किसके लिए, 2 के लिए बात करते हैं पहले, ठीक है। n बराबर किसके लिए बात करते हैं, n बराबर 2 के लिए बात करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, शायद छोटा लिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, बड़ा लिख दे। देखो 2n² हमारे पास था, कोई दिक्कत थी, 2 लिखा इंटू 2 का स्क्वायर करा दिया, 4 आ गया, 2 इंटू 4 हो गया, मतलब पहले के लिए 8 हो गए। आगे के लिए बात करें, n बराबर किसके, 3 के लिए, 2n² हमारा होता है, तुम लोग भी आराम से निकाल सकते हो, जितने मन हो उतने निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा, 3 का होल स्क्वायर बना दिया, क्या हुआ
2 इंटू 9 हो गया, क्या हो गया 18 हो गया। मतलब कि जो हमारी तीसरी कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 18 होगी। आगे देख लेते हैं 4 के लिए, यहाँ पे 2 किया, 4 लिखना था, 4 का स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया 2 इंटू 16 हो गया, मतलब 16 हो गया। कितना आया 32। हमें पता चल गया कि अगर हमें चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो कितने भर सकते हैं 32 भर सकते हैं। भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। लिखना हो तो, अगर लिखना हो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो फिल करने की, क्या होगी 2 8 18 32, ऐसे होगी कि नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को भरा कैसे जाता है, ध्यान से सीखना। अच्छा यहीं पे अभी चल के आगे वाली क्लास में आएगी चीजें, बट एक बार जान लो, एक चीज होता है टर्म वैलेंसी, संयोजकता, सुना होगा हिंदी में। ये संयोजकता क्या होती है, धैर्य रखना है तुम लोगों को, अभी संयोजकता का पूरा खेल मैं समझा दूंगा। देखो अब मुझे पता चल चुका है क्या कि जो इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग प्रोसेस होगा वो कितना होगा 2 होगा 8 होगा 18 होगा और 32 होगा। होगा कि नहीं होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए कोई एक एलिमेंट ले लिए, कौन सा ले लिए, मान लो ऑक्सीजन ले लिए। ऑक्सीजन, अब ये बात याद रखना, तुम लोग हाई स्कूल में हो, हाई स्कूल में 10th क्लास में कम से कम नहीं तो 30 तक, कम से कम 30 तक तुम लोगों को तत्व याद होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, लगभग सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब देखो बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। मैंने क्या बताया, अगर यहां पे है इसको मान लिया नाभिक, पहली जो कक्षा होगी इसमें कितने भर सकते हैं, मैंने ये देखो यहां इसीलिए लिख दिया है, ये देखो लिखा हुआ है, पहली कक्षा में कितने भर सकते हैं 2 भर सकते हैं। भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो मैंने क्या किया, चुपचाप पहली कक्षा में कितने भर दिए 2 भर दिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बचे हमारे पास कितने 6 बचे ना, 6 बचे कि नहीं बचे। तो दूसरी कक्षा में मैंने क्या किया, बाकी उठा के 6 भर दिए, चुपचाप 6 भर दिए, 1 2 3 4 5 6। क्या ये पूरी तरीके से भरी हुई है। दूसरी वाली तो चाहिए हमारे पास 8, चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन देखो अगर कोई चेकिंग इसके पास आ गई, ठीक है, उसने इसकी कक्षाएं चेक की, इसके पास क्षमता 8 की थी, इसने बैठा रखे हैं 6, 2 की कमी हो रही कि नहीं हो रही इसमें, 2 इसके पास कम है, तो ये क्या करेगा 2 किसी से लेने की कोशिश करेगा या अपनी 6 देने की कोशिश करेगा। तो अच्छा ये बताओ तुम लोग कि 6 किसी को दान करना आसान है या 2 किसी से लेना आसान है। तो हमारी समझ से अगर तुम्हारा काम बन रहा हो तो 2 किसी से उधार ले लो, अपना काम बना लो, और जब तुम्हारे पास उपलब्धता हो जाए तो उसे वापस कर दो। क्योंकि बताया गया है कि जो हमारा दाता होता है, जो हमारा डोनर होता है, वो बड़ा होता है। किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग, ग्राही के अकॉर्डिंग। जो हमारा ग्राही होता है, मान लो तुम किसी बैंक में गए, वहां से लोन लेके आए, ऋण लेके आए, तो तुम बैंक से तो लेके आए, वो कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ा कि नहीं चढ़ा, तो तुम क्या हुए, ग्राही हुए ना, किसी से उधार लेके आए। और बैंक तुम्हें क्या दे रही है, दान दे रही है, मतलब कि उधार पे दे रही है, तो वो तो ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। तो अब देखो ये 6 देने की कोशिश तो करने वाला है नहीं, क्योंकि 6 बहुत बड़ी डिजिट हो गई इसके लिए। तो ये क्या करेगा 2 लेने की कोशिश करेगा। जब 2 लेगा तो क्या होगा, लेने वाला क्या मैंने बोला ऋण आवेश होता है और देने वाला धन आवेश होता है। तो इसको अगली कक्षा में 6 भरना होगा, लेकिन 2 और ये लेके भरेगा कि नहीं भरेगा। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही, वो भी कितने 2 माइनस इलेक्ट्रॉनों की, समझ गए, क्योंकि ये ले रहा है ना 2 किसी से, उधार ले रहा है ना। ठीक, तो अब समझ में आया। जो इसकी O की वैलेंसी हम लोग लिखते नहीं है कि O2 लिख दिए चुपचाप, समझ में आया कहां से लिखा, वैलेंसी हमेशा तत्वों के नीचे लिखी जाती है, समझ गए। वो जो लिखा होती है नंबरिंग 1 2 3 4, ऐसे 4 से ज्यादा किसी की वैलेंसी हो नहीं सकती, ये भी तुम लोग याद रखना। ठीक, ज्यादा से ज्यादा जाएगी 4 और कम से कम जाएगी तो 1, समझ गए। तो किसी की न्यूट्रल होती है, वो हमारी अक्रिय होती है। पीरियोडिक टेबल पूरी मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। एक समझ में आया।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक और निकालते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए ले लिया क्या, क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। हमें पता है कितने भरे जा सकते हैं, 2, 8, 18, 32, इतने भरे जा सकते हैं। मैंने क्या किया, चुपचाप बनाया, ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा बना दिया। पहले वाले मैंने बताया 2 आ सकते हैं, मैंने 2 उठा के रख दिया, मतलब 2 यहां पे रख दिया, ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद वाले में कितने बताए, 8 आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं, तो चुपचाप क्या किया, 8 भर दिया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भर दिया। और ये जो सब समझा रहा हूं ना, तुम लोगों को किस लिए समझा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग रिएक्शन रटो ना, उनको बना पाओ, किसके साथ कौन रिएक्ट होगा, कौन पॉजिटिव चार्ज का होगा, कौन निकल के बाहर जाएगा, और कौन किसके साथ कैसे जुड़ेगा, ठीक है। इसका प्रॉपर मेथड तुम लोगों को 9th में सिखाया गया होगा, अगर नहीं सीखे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पे पूरा बताऊंगा मैं, ठीक। टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ समझ में आएगा, बस रुक के जाना है, समझ के जाना है, ठीक है। मैंने क्या किया, चुपचाप 8 भर दिए, लो भाई 8 भर दिए। अब इन दोनों को मिला के हमारे 10 ही हुए ना, थे तो यहाँ पे 17, बचे हमारे पास कितने, 7, 7 भरे बचे, तो चुपचाप यहाँ 7 भरने की कोशिश की, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब तुम लोग कह रहे होगे इलेक्ट्रॉन ने निगेटिव लगा, तो लो भैया लगा दिए निगेटिव चार्ज सब, ठीक, गेजी पे चना हो इसलिए मैंने नहीं लगाया था, लो लगा दिया, खुश। अब देखो मैंने क्या बोला, अब तुम लोग कहोगे इसको आगे वाली कक्षा कंप्लीट करने के लिए 18 की जरूरत होगी कि नहीं होगी, है हमारे पास कितने बचे हुए, 7 ही तो बचे हुए हैं। ये देख रहे हो, ये 10 तो हमारे पूरे फिल हो गए, के में हो गए और एल में हो गए, मतलब पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में भर गए। लेकिन बचे कितने हमारे पास, 7 बचे ना। तो अगर इसे 18 बनाने हैं तो किसी से कितने लाने होंगे, 11 लाने होंगे। कहे 11 उधार ला सकता है किसी से, 11 लाने से अच्छा वो 7 दान ना कर दे अपने, लेकिन 7 दान भी नहीं कर सकता, क्योंकि 7 भी बहुत बड़ी चीज होती है। मान लो कोई ऐसा सिस्टम है, कोई व्यापार तुमको करना है, कोई बिजनेस करना है, उसमें मान लो 18 लाख की जरूरत है, ठीक। लेकिन क्या कहूं मैं, अगर तुम्हारे पास 8 लाख भी हो तो तुम क्या कर सकते हो, वो काम शुरू कर सकते हो। तो तुम क्या करोगे, इतने बड़े बेवकूफ तो हो नहीं तुम कि क्या करोगे, 7 लाख है वो तो उठा के दान कर दोगे, या किसी से 11 लाख लाओगे, 18 लाख दिखाने की कोशिश करोगे, नहीं करोगे, ये दोनों काम नहीं करोगे। तीसरा काम करोगे क्या, मैंने बोला कि वो काम 8 लाख में भी शुरू किया जा सकता है, इसका रीजन मैं बताऊंगा। तो तुम क्या करोगे, 7 थे तुम्हारे पास, किसी से एक उधार ले आओगे, 8 बना लोगे, काम शुरू कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसको समझो मैं ये क्या बता रहा था। ये होता है कि कोई कोई एटॉमिक नंबर हमारे होते हैं जिसमें क्या होती है, फिलिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उससे जस्ट पहले वाली कक्षा का रूप लेने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ 2 थे, इसमें क्या थे, 8 थे, भर गई थी, इसमें नहीं हो पा रहे हैं, तो ये किसका रूप ले लेगा, ये जस्ट सेकंड वाली का रूप ले लेगा, मतलब सेकंड वाली का रूप ले लेगा। तो सेकंड वाली में हमें कितने चाहिए थे, 8 चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, तो अभी हमारे पास है कितने, 7 हैं, तो ये 7 भर देगा, लेगा किससे, एक लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा किसी से। इसीलिए देखा होगा कि हमेशा क्लोरीन पे माइनस ये लगा रहता है, क्यों लगा रहता है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी रहती है -1 रहती है। अब खेल समझ में आया ये क्या होता है, आ गया। और देखे, तुम लोग कहोगे और दिखा दो, लो भैया और दिखा देते हैं। बात करते सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है कि नहीं होता है। लो भैया ये बना दिया हमने क्या, नाभिक, नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं, बना दिया कि नहीं बना दिया, लो भैया बना दिया, ठीक, बना दिया ना, फिगर पे मत जाना, ठीक है, समझने की कोशिश करना, मजाक मत उड़ाना मेरा। यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन भरा पड़ा है, यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, क्योंकि पहली में 2 आ सकते हैं, 11 हैं, 2 आ गए हमारे पास, बचे कितने, दूसरी वाली में 8 आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं ना, यहाँ पे 8 आ सकते हैं। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, चलो एक हटा दो। आ गए। अब देख रहे होगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है,
तो 8 और इसमें आ गए, बचे कितने इसके पास, ये दोनों मिलके 10 हो गए, बचा कितना, 1। अब ये बताओ आगे वाली कक्षा ये पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये किसी से लेके आएगा क्या साथ, नहीं लाएगा ना, क्यों, क्योंकि साथ लाना बहुत कठिन होगा, किसके अकॉर्डिंग, 1 देने के अकॉर्डिंग, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, एक किसी को दान कर देगा। जब ये किसी को दान करेगा, मैंने क्या बोला, दान देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि वो हमेशा ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, दान दे रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कि इसे क्या होगा, एक ये किसी को दे देगा, इसीलिए 1+ होता है। मतलब अगर सोडियम की वैलेंसी की बात करें, संयुक्ता की बात करें, तो +1 होती है, इसीलिए Na पे क्या लगा होता है, प्लस लगा होता है। अगर एक एग्जाम्पल के इसीलिए बात करें, और ये मान लो कि क्या होता है, दो तत्व कब आपस में जुड़ते हैं, कब पास पास आते हैं, कैसे आते हैं, जब क्या होता है, हमारा एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज से मिलता है, तभी तो अट्रैक्शन होगा। अब देखो, ये क्या करो, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया हमारा, ठीक ठीक ठीक, ये हो गया। अब इसको अगर क्या करें, इससे रिएक्ट कराएं, क्यों, मैंने क्या बोला कि दो जो चार्ज अपोजिट होते हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये मानो, अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करें, मान लो भैया कोई है तुम्हारे में से, स्टूडेंट है, क्लास देख रहे हो, कोई बहुत बड़ा करोड़पति है उसके पास 2-4 करोड़ रुपए है, मान लिया, ठीक, हम थोड़ा मान लो लोअर का आ गए, मान लो थोड़ा गरीब आदमी है, तो अगर ये 2-4 लाख हमें डोनेट कर देगा, तो क्या इसके ऊपर कोई कमी पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी ना। तो यही कहने का मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बड़ा धनावेशित है, उसमें क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज ऐड हो जा रहा है, तो दोनों मिलके क्या हुए जा रहे हैं, न्यूट्रल हुए जा रहे हैं। जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो कोई दूसरा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं है। इसी के बेस पे सिर्फ एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे देख लेते हैं कि मैंने अभी रिएक्ट कराया था, वही पिछली वाली लेते हैं, Na+Cl लेते हैं। मैंने क्या बनाया था, इसको NaCl बनाया था, कैसे बना था, मैंने क्या बताया था, जो Cl थी उसकी -1 थी और इसकी क्या थी, +1 थी, तो +1 -1 दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तभी तो Na हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा के क्या बना रहा था, NaCl बना रहा था। समझ में आया, कोई दिक्कत। एक बार हम तुम लोगों को घर के लिए होमवर्क देते हैं, क्या, कुछ निकाल के लाना, वैलेंसी संयुक्ता, जैसे कैल्शियम की, फास्फोरस, ठीक है, नियॉन, कार्बन, ठीक है, फ्लोरीन, और बस चलो 5 दे दिया, बहुत है। बट क्या होगा, तुम लोगों को कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्याएं, उनके तत्वों के नाम और प्रतीक याद करके लेके आना। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, देख ले। बस आप लोग क्या करिए, टॉपर वेब प्लस को देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए। ये एक ऐसा चैनल है जो इतिहास में पहली बार आपको, जब तक आपके बोर्ड पेपर नहीं हो जा रहे हैं, धीरे धीरे सारे सब्जेक्टों की क्लासों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है। कोई भी चार्जेस आपको किसी चीज के लिए नहीं लिए जाएंगे, वो चाहे नोट्स हो, चाहे क्लास हो, चाहे डाउट सेशन हो, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे कुछ भी हो, हर टाइम आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, जब तक कि आपके बोर्ड पेपर नहीं हो जा रहे हैं तब तक। वो चाहे फेब में हो, मतलब फरवरी में हो, या मार्च में हो, तब तक हम लोग पूरी टीम मेरी टॉपर्स वे प्लस की आपकी मेहनत के लिए, आपको सफल बनाने के लिए, आपके नंबर अच्छे लाने के लिए मेहनत करती रहेगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को देखते जाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और ये शेयर सब्सक्राइब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत से छात्र होंगे, ऐसे बहुत से लड़के होंगे जो ट्यूशन की फीस 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, या किसी प्लेटफॉर्म की फीस जो 4,000, 10,000, 8,000 है महीने। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है, जिनकी एक बैच की फीस 2,000, 3,000, 4,000 है। तो वहां पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को चुपचाप फ्री में सारी चीजें पढ़ना है, घर बैठ के देखना है और कमेंट करना है। जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं उनका भी आंसर देखना है। एक बार रिवाइज करते हैं, क्या बोला मैंने। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा,
ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। समझ गए? शॉर्ट में समझ रहे हैं, रिवीजन में करा रहा हूं पूरी क्लास का। ठीक, आगे बात करते हैं कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। मतलब मैंने क्या बोला, जब भी रासायनिक पदार्थों को उनके प्रतीकों के माध्यम से प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया बनाई जाए तो क्या हो जाती है, रासायनिक समीकरण हो गया। अगर एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, प्रतीकों के माध्यम से समीकरण को प्रदर्शित करना, अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करना, दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब मैंने बात कर ली थी क्या कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव होते हैं कि कैसे हम लोग पता करावें कि ये रासायनिक अभिक्रिया है कि केमिस्ट्री की है कि बायो की है कि फिजिक्स की है, किस विषय की है। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या हो रहा था, गैसें निकल रही थी, तापमान बढ़ रहा था या घट रहा था, क्या हो रहा था, रंग परिवर्तित हो रहा था, अवक्षेप बन रहा था, अवस्थाएं बदल रही थी। तो ये सब किसके अंदर आती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर आती है कि नहीं आती है। आगे देख लिया, इसके बारे में बता दिया। मैंने तुमको प्रॉपर चीजें क्या बताई है कि रिएक्शन कैसे कराई जाती है, किसके साथ कौन कैसे जुड़ेगा, ये बताया कि नहीं बताया। उसके बारे में नाभिक के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया, इलेक्ट्रॉनों को भरने की पूरी प्रोसेस बताई, जिसके लिए केवल एक ही फार्मूला मैंने बताया, वो भी क्या था हमारा, 2n² था कि नहीं था, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब बात आती है कि आगे अगली जो क्लास आएगी उसमें क्या होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बता दूं, हर एक यूपी बोर्ड के पेपर में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कौन सा, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी कभी वो 4 नंबर में और कभी कभी 2 नंबर में। और ये पूरा एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें कम से कम 5 से 7 नंबर दे के जाएगा। 70 में से 7 नंबर, कम से कम कितने, 10 से 15%। अब जान लो तुम लोग, मुश्किल से 3 क्लासें करनी होंगी, बस 3 क्लासों में तुम्हारे 10% नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़ना है और टॉपर्स वे की टीम के साथ हमेशा जुड़ के चलना है। बस आप लोग कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो तुरंत आपका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।